बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर दो न्यूज़ आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। एक न्यूज़ तो ईरान के कासिम सुलेमानी के हवाले से है, दूसरी न्यूज़ यमन के हूथियों के हवाले से है कि ओमान एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज अब से 1 घंटा कबल सऊदीया के फॉरेन मिनिस्टर हों, ओमान का ऑफिशियल डेलीगेशन हो, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हों और यूएन और यूएस के वो रिप्रेजेंटेटिव्स हों जो यमन का जो पूरा एक खित्ता है उसमें अमन की बहाली के लिए वो बाकायदा फ्लाई करके यहाँ पर आए हैं इस टाइम के ऊपर। संडे को आज अब से 1 घंटा कबल ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है। इसके पॉइंट्स अब तक जो इब्तिदाई पॉइंट्स सामने आए हैं वो रिलेट करते हैं यमन के मुस्तकबिल के हवाले से और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, उन मिलिटेंट ग्रुप्स बेसिकली जो कहलाए जाते हैं उनके हवाले से। और फिर दूसरी तरफ कासिम सुलेमानी के हवाले से आपको हम एक अपडेट करेंगे। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन कराम, रमज़ान के महीने में बहुत सी खुशखबरियाँ मिलती रही हैं। एक तरफ ईरान और सऊदीया के हवाले से बातें मंजर आम पर आई कि दोनों ताल्लुकात इस्तवार करेंगे। सऊदी वली अहद के इंटरव्यू ने भी बड़ी चीज़ें ओपन की हैं। उसके बाद ईरान की तरफ से भी खैर मकदम किया गया है। फिर ईरान के अपने जो मामलात हैं वो बहुत हद तक हल होते दिखाई दे रहे हैं। वियना टॉक्स में जो हैं वो न्यूक्लियर सैंक्शंस हटती नज़र आ रही हैं और बहुत से ऐसे फैकल्टीज़ हैं जिसके ऊपर से सैंक्शन अगर हट जाती हैं तो ईरान की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, तो ख़ित्ते में ईरान दोबारा मजबूत हो सकता है। जवाद ज़रीफ की एक ऑडियो लीक हुई जिसमें उन्होंने कासिम सुलेमानी को बड़े आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी ने शाम में जो है अपनी दरअंदाजी की है, अपनी मनमानी की और अपनी मर्ज़ी चलाई है और इसी तरीके से उन्होंने रशिया के साथ आउट ऑफ द बॉक्स जाके डील्स की हैं या मुलाकात की है बेसिकली। फिर उसके बाद ईरान एयर को जो है वो इस्तेमाल किया एम्यूनिशन की सप्लाई के लिए। अब ये बात यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ी सी टॉपिक से हटके मैं बता दूँ कि यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल था कि लेबनीज़ हिजबुल्लाह को जो है वो टेक्नोलॉजी उनको आती है, तो ऐसा नहीं है, ईरान की तरफ से गई थी। और इस बात का सबूत यहाँ पर मिलता है कि जो जवाद ज़रीफ साहब ने अपनी ऑडियो लीक करते हुए बता दिया कि कासिम सुलेमानी ने यहाँ से ट्रांजैक्ट की थी। तो हसन नसरुल्लाह के पास टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स नहीं है, ना टेक्नोलॉजी बनाने का कोई साजो सामान या उनके पास वो लोग हैं। कैपेसिटी जो है वो रूस देता है या फिर ईरान देता है, इन दोनों की तरफ। और कुछ फोर्स हमेशा बहाली के काम में रहा है। कासिम सुलेमानी ने बड़े अच्छे काम भी किए हैं वहाँ पर। सबसे बड़ा तो इसराइल के जितने भी मार्के थे उनको रोका है और दूसरा इराक़ में जो उन्होंने काम किया और जिसमें एक वाक़े में जो कहा यह जाता है कि उनका स्पाई ने जो है ताक़ुब किया और मतलब पूरी डिटेल्स बताई हैं जिसके ऊपर उनको प्लांटेड अटैक किया गया, उसके बाद उनको शहीद कर दिया गया। उसमें जवाद ज़रीफ की जो ऑडियो थी उसमें कहा यह जा रहा था कि उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये इलेक्शन के 2 माह बाद नशर होगी। अब से तकरीबन 1 माह हुकूमत का और 1 माह टेन्योर का वो है, तो 2 माह रहते हैं इलेक्शन में। कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि क्या जवाद ज़रीफ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनेंगे, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत कर दी थी और आज ऑफिशियली उन्होंने इंस्टाग्राम पे माफ़ी मांगी है कासिम सुलेमानी की फैमिली से, कुछ फोर्स से और पूरे ईरान से और उन मुसलमानों से जिनके जज्बात मजरूह हुए हैं। यहाँ पे हम बात मानते हैं कि जवाद ज़रीफ ने गलती की या कोई पॉलिटिकल स्टंट था जो उन्होंने किया। कासिम सुलेमानी के बारे में तो ओवरऑल जो आलमी मीडिया है वो प्रिटेंड करता रहा है कि उसने जो यलगार किया इंसानी हुकूक और इंसानियत सोज मजालिम ढाए हैं उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो अगर आपको एक थप्पड़ कोई मारेगा, 2 मारेगा, तो तीसरे में तो आप भी जवाब देंगे। तो डेफिनेटली अगर आप तीसरे में जवाब देंगे तो वो थप्पड़ जो है ना वो किसी और को भी लग सकता है, एक के अलावा भी। तो इसमें ये तो कहीं ना कहीं ड्रॉप्स कहीं और भी जा सकते हैं। इसमें हम कोई बात नहीं कि हो सकता है कि उसमें कुछ बेगुनाह भी जो हैं वो जान से हाथ धो गए हों, मगर जो असल मकसद और असद कॉज था वो कोई किसी और तरफ लेके जा रहा था। इस वक्त कासिम सुलेमानी और जवाद ज़रीफ के टॉपिक को अगर हम एक तरफ रखें तो हमें ये समझ में आता है कि दोनों का ये अंदरूनी मामला था। उन्होंने माफ़ी मांग ली और उसके हवाले से उन्होंने बयान भी दे दिया
हो सकता है पॉलिटिकल स्टंट है। एज अ जनरल ऑडियंस हम अगर आपसे बात करें तो ये बिल्कुल ही पॉलिटिकल स्टंट के बारे में कहा जाएगा, मगर यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात मंजर आम पर आती दिखाई दे रही है वो है ओमान में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग जिसमें यमन के मुस्तकबिल का फैसला किया जा रहा है। सऊदी के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये ऑर्गेनाइज़ की गई ओमान में, मस्कत में ये ऑर्गेनाइज़ की जा रही है इस वक्त। और इस वक्त जो है वो अहम पॉइंट जो अब तक हमारे सामने आ रहे हैं उसमें एक सबसे जो अहम पॉइंट है वो यमन के अंदर जारी ईरान की मदाखलत है। कहा यह जा रहा है कि ईरान के साथ जो है जौहरी डील जो हो रही है उसमें इन तमाम चीज़ों को, बातों को रखा जा रहा है कि आप ईरान में हो, इराक में हो, शाम में हो, अपनी दरअंदाजी बंद करें, अपनी सपोर्ट बंद करें, और जो बहाली के काम है वो आप उसमें हमें बताएं, हम मिलकर ये काम करते हैं। उसके ऊपर देखें अभी इस वक्त जो है ये नुक्ता ज़ेर बहस है। 6 दिन की वियना टॉक्स में डिले हैं। उस वियना टॉक्स में डिले के बाद जो मंजर आम पर बात आएंगी, सूरत हाल आएगी, तो उसके बाद पता चलेगा कि ईरान और सऊदीया किस नहज पे खड़े हैं और अमेरिका जो जिससे डील हो रही है वो कहाँ पे खड़ा है। क्योंकि इक़्तिदार के लिए मोहम्मद बिन सलमान पिछले चंद सालों से बड़ी मेहनत करते रहे हैं और अब बिल्कुल टीवी पे इंटरव्यू देने के बाद तो ऐसा लगा है कि वो बिल्कुल ही चेंज हो गए ईरान के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे तरीके करने के चक्करों में, या फिर ऐसा है कि अमेरिका की तरफ से उनको ये बाज़गश मिल चुकी है कि ईरान के साथ मामला तय पा रहे हैं तो आप अपने मामला को भी हल कर लें। और इसी हल करने के चक्कर में उन्होंने ये टीवी इंटरव्यू दिया है अल अरेबिया टीवी को, और उन्होंने इस बात को, वली अहद ने बाकायदा इस बात को कहा है कि हम ईरान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए हर दर्जे पे जाने के लिए तैयार हैं और ईरान को किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहते। अगर ईरान को देखना नहीं चाहते तो यमन में होने वाले जो आज जो मीटिंग्स हैं उसमें जो पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं उस यमन में ये काम आप फुल फ्लेज कर सकते हैं। सऊदी लेड कोलिशन के जो चीफ हैं उनको बरतरफ किया जाए, याया सररी से टेबल टॉक्स करवाए जाएं और उनसे देखा जाए कि कौन कौन से मारिब शहर के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, और उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि यमन के हूसियों के दरमियान और सऊदीया के दरमियान चपकलिशें पैदा करने में पेश रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये इसराइली फंडेड थे जो कि टेक्नोलॉजी के साथ गेम प्लान कर रहे थे। जाजन का मुकाम हो या फिर आप जो है सऊदी पोर्ट्स हो, तमाम के ऊपर जो है अटैक्स किए जाते थे, सरहदों के अंदर जाके, जो कि रडार सिस्टम को चौक कर देता था। तो आखिर ये टेक्नोलॉजी किसके पास है? इसराइल के पास है या यमन के हूसियों के पास है? जवाब आपका होना चाहिए। सवाल हमने आपसे पूछ लिया, बहुत से सवालों को हमने क्लियर किया। हमें उम्मीद है कि अल्लाह पाक बेहतर करे, रमज़ान के महीने में एक और खुशी आए। यमन के जो हालात हैं, जो 1 करोड़ अफराद इस वक्त भूख व अफलास का शदीद तरीन शिकार हैं और तकरीबन 2 करोड़ अफराद वो हैं, तकरीबन 90 लाख अफराद वो हैं जिनको एक वक्त का खाना मिल रहा है। खुदारा इस बार ये मामला हल होना चाहिए। हमारी दुआ है, आप भी दुआ करें और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।